हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी एक कंप्लीट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। हम लोग एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, क्षितिज का हो, कृतिका को, सभी चैप्टर्स को हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। और जो हिंदी बी वाले स्टूडेंट्स हो उनकी जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से हिंदी बी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ना ही तो कोई ऐसा पार्ट है जो कि हमने छोड़ा हो, जैसे कि गद्यखंड से कुछ छोड़ दिया हो, पदखंड से छोड़ दिया हो, क्षितिज से, कृतिका से, सब सिलेबस के हमने क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं। और ये एक तरीके से आप लोगों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन ही रहेगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस एक बार इसको कर लो, एनसीईआरटी के अंदर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पत्र लेखन या फिर जैसे कि विज्ञापन लेखन अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, उसके भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में क्षितिज से। क्षितिज से आएगा, अभी हम करेंगे पहले काव्यखंड। अब देखो, काव्य खंड को करने का सिंपल सा आप लोगों को तरीका बताता हूं। जितनी भी कविताएं हैं, उनके जितने भी पद हैं, उनका एक बार पूरी पूरी व्याख्या पढ़ लो। व्याख्या का मतलब ये होता है कि जो हमें कविता दी होती है उसका जो भाव्यांश होता है या फिर जो भी होता है उसको आप एक बार ध्यान से पूरा रीड आउट कर लीजिए। देन फिर उसके बाद में क्वेश्चंस कीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। ठीक है, और 100% कल आप पेपर बहुत ही अच्छा करके आओगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हिंदी है, बहुत ही सरल पेपर आता है, इतना आसान पेपर आता है। हम लोग बोलते हैं तो हमें बोलना आता है, तो लिखने में क्या है, जो बोलते हैं वही तो लिख के आना एग्जाम में, तो किस बात का डर। एकदम से शानदार पेपर होगा और बहुत ही अच्छा पेपर आएगा, मतलब बहुत ही इजी पेपर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि अट नहीं रही कविता में किस हेतु का वर्णन किया गया और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही। तो सिंपल सा हमें पता है इसका, तो बहुत ही सिंपल आंसर है। और हमेशा याद रखना कि ये जो कविता वाला है, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कविता से आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद में आप अगर बात करें, यहाँ पर अट नहीं रही कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा और एवं मस्ती का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर फागुन की शोभा और उसकी सर्वव्यापक है और वह इतनी अधिक है कि प्रकृति के तन मन में वह समा नहीं पा रही। और फागुन की शोभा उसकी शोभा की सृष्टि में कण कण में शोभामान है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि डायरेक्टली टू द पॉइंट अगर पूछा गया तो टू द पॉइंट हमें लिखना है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बस 3 लाइन्स सफिशिएंट है। 3 लाइनों से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 3 लाइन सफिशिएंट है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। तो देखिए, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उत्साह कविता के नाम के ऊपर ही। सबसे पहला तो ये है कि ये उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह ही क्यों है। दूसरा ये है कि यहाँ पर उत्साह कविता का जो शीर्षक है इसका क्या और शीर्षक हो सकता है। तो आप लोगों को या फिर ये भी कह दिया जाए कि उत्साह कविता का शीर्षक को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। पहले हम करते हैं कि उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। तो बात करें तो उत्साह कविता एक आवाहन गीत है, और यहाँ पर जिसमें कि कवि ने बादलों को आवाहन किया है कि वह उत्साह पूर्व बरस कर जन जन की व्याकुलता दूर करें। यह आह्वान 2 रूप से अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक और बादल जो गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करें, फिर दूसरी ओर समाज में नव जीवन प्रदान कर कर गतिशीलता प्रदान करे, ताकि दूसरे रूप में जल वर्षा एवं गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करे। तो देखिए, इसमें कवि है, कवि ने 2 तरीके से इसमें स्पष्ट करा गया। सबसे पहले जो भाव है वो है कि बादल। अब देखिए, बादल में क्या होता है कि जब बादल गरजते हैं तो एक तरीके से उनमें क्रांति के आने का मतलब होता है कि आप लोगों में उत्साह होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कल एग्जाम के अंदर 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। तो इस तरीके का काम कौन कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं बादल। और फिर उसके बाद में जो हमारी बरसात होती है, बरसात से क्या होता है, बरसात से नव जीवन प्रदान होता है। जैसे कि जो पेड़ पौधे थे गर्मी की वजह से सूख गए थे, तो उनको क्या होता है कि पानी मिलता है। पानी मिलने से क्या होगा, पूरे के पूरे वन जो है हरा भरा हो जाएगा, हर तरफ हरियाली हो जाएगी। तो वो एक तरीके से नव जीवन को प्राप्त करता है। और जो लोग हैं जिनको गर्मी लग रही थी और जैसी बरसात आएगी तो एकदम से बहुत ही अच्छा अनुभूत होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में आता है कि उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों। अब देखो, नवजीवन वाले किसको कहा गया, तो अगर बात करें उत्साह कविता में नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि बादल बरस कर दुख प्रवृत्ति को ताप से शांत करते हैं और प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। और बादलों में फुहार प्रकृति में प्रफुल्लित को संचार करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी के जीवन में आनंद एवं उत्साह का संचार होता
है और जीवन में हरा भरा एवं उल्लास से परिपूरित बन जाता है। इसीलिए बादलों को नवजीवन वाले का अर्थ है। अब देखो, ये तो है पूरी बुक की लैंग्वेज। अब आप इससे क्या समझे वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब यही अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आपको जो भी इसमें से बात अच्छी लगी वो आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको इसमें जो, जैसे कि अभी यहाँ पर प्रफुल्लता, अब ये नहीं है। अगर आपको ये नहीं लिखना रहा कोई बात नहीं, आप इसके जगह पर प्रसन्नता लिख सकते हो या फिर सुख देता है। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को लिख सकते हो। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं इनको छोड़ देना है एग्जाम में, क्योंकि इनसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं और हो सकता है कि हम गलत वर्ड काम में ले लें। तो ऐसे वर्ड्स के ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। देन फिर इसके बाद में आता है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं। तो अब इसमें बात करें, यहाँ पर बादल का बाल मन के समान बताया गया है। जैसे बच्चों की कल्पनाएं प्रतिरूप मनोरूप लेती है रहती हैं, उसी प्रकार से बादल की शोभा भी प्रतिक्षण बदलती रहती है, प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो देखो, अब जैसे कि इसमें बच्चों के साथ में कंपेयर क्यों करा गया, अगर आप कोई भी एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे पूछोगे कि बेटा क्या बनना है, तो वो पहले बोलेगा, अगर उसको किसी ने सिखा रखा वो बोलेगा डॉक्टर। फिर थोड़े टाइम बाद में उसको और अगर कोई लोगों से मिलता है तो वो बोलेगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद में अगर वो कोई ऐसी शानदार सी मूवी देख लेता है तो वो बोलता है कि भैया मैं तो एक्टर बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। और फिर उसके बाद में अगर मान लो कि वो कोई बहुत ही तगड़ा ऐसे कोई गैंगस्टर वगैरह को देख लेता है जिसके पास में खूब पैसा होता है, तो वो बोलता है कि मैं गैंगस्टर बनूंगा। तो उसके ऐसे चेंज होते रहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे बादल होते हैं, बादल भी अपनी रचनाओं को चेंज करते रहते हैं। आपने देखा होगा आसमान में कि जब आप लोगों ने कि बरसात आने वाली होती है तो उस टाइम पर बादल अपने चलते रहते हैं। हम बोलते हैं कि बादल हवा में चल रहे, जो आकाश होता है उसमें चलते रहते हैं। तो वो एक तरीके से अपनी जो शेप्स हैं वो चेंज करते रहते हैं, जैसे बच्चे अपने विचारों को चेंज करते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है कि कवि ने बादलों को काले घुंघराले बालों वाला बताया है, जिसके हृदय में बिजली छिपी है। यहाँ पर बिजली कवि हृदय में विद्यमान, अब ये ओजस्वी। अभी यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट है कि कवि ने बादल को काले घुंघरालों वाले बताया है, जिसके हृदय में बिजली छिपी है। अभी इसके बाद में आपको सिंपल से इसके बारे में बताना है कि बिजली क्या है, और इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। अब ये क्यों रखा गया, देखो अगर बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है। ये वाली लाइन एक हर एक क्वेश्चन में जोड़ देना, ये आप लोगों के लिए एक एडिशनल लाइन हो जाएगी और इससे हमारा आंसर भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यह एक आवाहन गीत है और कविता में बादल एक पीड़ित प्यासे एवं जन की आशंका को पूरा करता है, तो दूसरी तरफ वह बदलती नई कल्पनाएं, नए अंकुर के लिए विध्वंस विकल्प क्रांति चेतना का संभव करने वाला है। आवाहन गीत उत्साह का प्रतीक है। बादल की गर्जना क्रांति के चेतन लोगों के उत्साह का संचार करती है। कवि कविता के माध्यम से क्रांति लाने के वाले लोगों को उत्साह का संचार कराना चाहता है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे कन्यादान से। कन्यादान वाला जो है इसमें देखो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बहुत ही सिंपल है, बस अगर आपने एक बार इसकी पूरा एक बार जैसे कि व्याख्या बोलते हैं हम, तो कि जो भी कविता होती है उसके जो गद्यांश होते हैं, जैसे कि जो पद होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ लो उसका। अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे आपसे हर एक क्वेश्चन होने लग जाएगा, बोलोगे वाह यार क्या शानदार तरीके से हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर बात करें अब इसमें, अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि बेटी अभी सयानी नहीं थी, मैं माँ की क्या चिंता है, कन्यादान कविता के आधार पर लिखे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रेतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ का यह लगता है कि जो बेटी है अभी सयानी नहीं है, अर्थात अभी वह दुनियादारी की समझ नहीं है, वह अभी अपनी मधुर कल्पनाओं में खोई हुई है और वह दुख के बारे में अधिक नहीं जानती। माँ को अपनी पुत्री शारीरिक एवं मानसिक रूप से अभी छोटी और भोली भाली लगती है। माँ को लगता है कि बेटी अभी आने वाली सभी जिम्मेदारियों को संभालने की दृष्टि से सयानी नहीं हुई है। और यहाँ पर देखो सिंपल सी बात यह है कि आप लोगों को सिंपल सा लिखना है कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी माँ समझती है कि वो बहुत ही भोली है। आप चाहे से कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी जो मम्मी है, आपकी जो माँ है, वो आपको, वो उनकी नज़रों में आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। वो हमेशा आपको ऐसे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बच्चा होता है, उसी की तरह ही आपको करती हैं, उसी की तरह ही प्यार करती हैं, उसी की तरह ही आपको डांटती हैं। और चाहे से आप कितने भी बड़े हो जाए ना,
आपको मम्मी हमेशा वैसी लगेगी और आप भी अपनी मम्मी के लिए वैसे रहोगे, तो आप भी अपनी मम्मी के लिए हमेशा वैसे ही रहना, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है, ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है कन्यादान में लड़की को, क्योंकि देखो लड़की जो होती है वो छोटी होती है, जैसे कि जब पैदा होती है, फिर उसके बाद में जब वो बड़ी हो जाती है, देन फिर उसको पालने तक का जो सफ़र होता है उसमें उसकी मम्मी उसको अच्छे से पालती, हर एक दिन उसको हर एक जो उसकी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करते हैं, उसको अच्छे तरीके से लाड प्यार से पाला जाता है। और फिर लास्ट के अंदर जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसकी शादी हो जाती है, वो नए घर में जाती है। तो जब वो नए घर में जाती है तो माँ ने तो उसको अपनी एक पूंजी की तरह ही पाला जाता है अपने बच्चे को, लेकिन वो बच्चा चला जाए तो यहाँ पर इसीलिए उसको अंतिम पूंजी कहा गया। तो अब इसके बाद में आप इसकी बुक की लैंग्वेज से देख लेना, इसकी बुक की लैंग्वेज में यही बातें आपको लिखनी है। सिंपल सा देखो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनमें से कीवर्ड्स को उठाओ, आपको समझ में आना चाहिए बस क्वेश्चन, फिर उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो आंसर रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। फिर इसके बाद में आता है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर भी लड़की जैसी मत दिखना। तो देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो लड़कियां होती हैं, ये जो हमारा समाज है ये ऐसा मानता है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, लड़कियों को कमज़ोर दिखाया जाता है कि जैसे लड़के होते हैं उनके कंपैरिजन में कमज़ोर दिखाया जाता है, और कमज़ोर दिखाने की वजह से उनको पूरा पूरा पारिवारिक काम उनको करना होता है। आपकी जो मदर हैं, आपके फादर हैं वो, या फिर आपकी कोई सिस्टर है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर उसको ही काम बोला जाता है कि तुझे घर का काम करना है, ये सब करना है। तो ये जो है अब इसके बारे में लड़की जैसी मत दिखना से यहाँ पर इनका कहना है ये है कि जो लड़कियां होती हैं उनको कमज़ोर बताया गया, लेकिन जो उसकी माँ है उसने कहा है कि तुझे कमज़ोर अबला नहीं बनना है, तुझे एक कठोर बनना है कि तू हर एक चीज़ को सहन कर सकती है, हर एक चीज़ को समाज को कि दुर्बल मानकर उसका शोषण करने लगते हैं। ये वाली बात ज़रूर से लिखना है कि अपनी बेटी को अबला या कमज़ोर न बनाने की सीख दे रही है, और यह समाज लड़की को दुर्बल मानकर उसका शोषण करता है, उसके सजावट की वस्तु समझ लेता है, और अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों की चक्की में कन्या का जीवन पिसकर रह जाता है। अतः माँ उसे सख्त और मजबूत बनाना चाहती है, वह चाहती है कि उसकी कन्या अपने अधिकारों के प्रति सचेत रह करके जिम्मेदारियों का समापन करने के लिए सबल बने। देन फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, उसे सुख का तो आभास होता है लेकिन दुख को बाँचना नहीं आता, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, ये वाला हमारे जीवन में भी होता है कि हमें बस सुख दिखता है, मतलब कि एक तरीके से हमें कंफर्ट दिखता है कि अभी हमें आराम से कंफर्ट मिल रहा है, हम अगर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें कंफर्ट दिखता है, लेकिन उसके आगे आने वाला हमें ये नहीं दिखता कि आज हमारा अगर 1 घंटा वेस्ट हो रहा है तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उससे आगे आने वाले में क्या होगा, वो जो हमारे को रिजल्ट हमारा खराब आएगा, नंबर कम आएंगे, तो वो सब क्या होता है एक तरीके से दुख, तो उसको नहीं दिखता। तो इसी तरीके से इसमें उनके कहने का मतलब ये है कि जो उनकी बेटी है वो, उसका अगर कन्यादान, उसकी शादी हो जाएगी तो उसको जो विवाह के बाद के सुख जरूर से दिख रहे हैं कि किस तरीके से सुख होंगे, लेकिन उसको उसके बाद के ना तो दुख दिख रहे हैं कि किस तरीके से उसको काम करना पड़ेगा, कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी उस पर, वो नहीं दिख रहा उसे। तो इसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, उसे सुख का तो आभास है लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता। इस पंक्ति में बताया गया है कि विवाह के समय बेटी को गृह गृहस्थी का सुख में पक्ष आभास तो था किंतु उसे कठोर पक्ष का ज्ञान नहीं था। वह विवाह में सुख में जीवन की सुखद कल्पना तो कर सकती थी, लेकिन तो मिलने वाली कठोर सच्चाइयां, ससुराल में मिलने वाली जिम्मेदारियां एवं चुनौतियों से अभिज्ञ थी। अनभिज्ञ थी, तो अनभिज्ञ का मतलब है कि अनजान थी। आप अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो आप उनको क्या कर लीजिए, अनजान लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनजान हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर इसके बाद आते हैं कि कविता में नहीं, कन्यादान कविता में जो माँ ने क्या क्या सीखें दी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कन्यादान कविता में, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जो कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता में जो उनकी सीखें प्रदान की थी, वह अपनी पुत्री को सख्त एवं परिवेश की जिम्मेदारियों को समझाने अनुकूल बनाना चाहती थी। तो सबसे पहली जो सीख थी, इसको पॉइंट्स में लिखेंगे कि वह अपनी बेटी को परंपरागत सीख से हट करके जीवन के वास्तविक संघर्ष से परिचित करवाना चाहती थी। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि उसे अपने सौंदर्य पर गर्व करने से मना करती है और अपने रूप पर उत्साहित होकर के कमजोर पड़ने से मना करती है।
फिर उसके बाद में आता है कि यहाँ पर उसे आग का उचित प्रयोग करने की सलाह देती है कि आग सिर्फ खाना पकाने के लिए होती है, आत्महत्या करने के लिए नहीं होती, और उसे अपने वस्त्र आभूषण के मोह जाल से बचने की सीख देती है। फिर उसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि उसे सबसे सीख देते हुए कहती है, सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हुए कहती है कि लड़की होने पर भी लड़की जैसी कमजोर मत बनना, और ये सीख देकर के वह जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने योग्य बनाना चाहती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं वो आता है हमारे पास में, अब स्टार्ट हो चुका है हमारा गद्य खंड। अब देखो गद्य खंड को करने का सिंपल सा तरीका है कि एक बार अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करिए, ठीक है, उनको रीड करिए ताकि आपको लिखने का तरीका पता लगेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करे जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अपने अनुमान से लिखिए। तो देखो जो नवाब साहब थे उनकी जो इस चैप्टर के अंदर जो तस्वीर बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई कि वो अपना दिखावा कर रहे थे। क्या दिखावा कर रहे थे कि नवाब साहब ने खीरा तो काटा था लेकिन उसे सूंघा और फिर उसे फेंक दिया। तो उसके बाद में ये यहाँ पर दर्शाता है कि जो नवाब थे वो अभी भी अपनी नवाबी से बाहर नहीं निकल पाए थे, जबकि उनकी नवाबी अभी बची नहीं थी, उनके पास में पैसे भी नहीं थे और एक तरीके से वो बस दिखावेबाजी में कर रहे थे। तो उसके बारे में अब आप क्या लिखेंगे कि सेकंड क्लास में ट्रेवल करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण इसमें यह है कि संभवतः नवाब साहब अब केवल बस दिखावे के ही नवाब हों, यथार्थ या फिर आर्थिक स्थिति वास्तविक में नवाब जैसी नहीं हो, और फिर उसके बाद में आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहने के बावजूद अपनी झूठी शान या फिर दिखावे के लिए सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ रही हो। फिर उसका यहाँ पर सेकंड है कि यहाँ पर संभवतः वह भीड़ वर्ग से राहत पाने के लिए मानसिक चिंता एवं एकांत चाहते हो, चूंकि फर्स्ट क्लास अधिक महंगा पड़ता है इसीलिए वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हो। फिर उसका हमने थर्ड वाला है कि लोगों की भीड़ से बचना और अधिक महंगे टिकट न खरीद पाना, इन दोनों के बीच का मार्ग सेकंड क्लास में यात्रा करना था, संभवतः यही कारण हो सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा कि अभी इसके बाद में आता है कि बिना विचार घटना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस विचार के ऊपर क्या आप सहमत हैं? तो अगर हम बात करें, हम लेखक की इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब क्यों नहीं है कि बिना विचार घटना के कहानी लिखी जा सकती है। विचार घटना पात्र कहानी के लिए सब उसका प्राण तत्व होते हैं और कहानी के कथा वस्तु एवं कोई कथा वस्तु निश्चित रूप से विचार एवं घटना पर आधारित होती है, जिनके पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है कि ये पात्र घटनाएं काल्पनिक भी हो सकती हैं वास्तविक में, किंतु लेकिन अभाव में कहानी स्वरूप की कल्पना करना असंभव है। अभी इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब में एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक कोई सकारात्मक रूप से हो सकती है? यदि हाँ तो इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर लखनवी अंदाज में पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को सनक कहा गया है। अब उसके बाद में सनक सकारात्मक रूप से भी हो सकती है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किसी काम से करने से ये लगन धुन या फिर साथ से जोड़ा जाए तो इतिहास में ऐसे सनकों से अगिनत उदाहरण है। जैसे कि अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद में एक सनक थी कि उनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनको इतना ज्ञान था, उनको बस सारे दिन भर पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट आप लोगों को एक छोटी सी उनकी स्टोरी बताता हूँ कि उनके बुक पढ़ने की स्टाइल बताऊँ क्या थी। उनके बुक पढ़ने की स्टाइल ये थी, वो एक दिन में करीब करीब 14 से 15 मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, ठीक है, कंप्लीट। उनके पढ़ने का तरीका ये था कि वो जैसे कि ये लखनवी अंदाज है और लास्ट वाला है ये जा सकता है, इतने से में पूरा समझ जाते थे इसके अंदर की इस लाइन में लिखा हुआ क्या है। इसी तरीके से वो हर दिन की 15 किताबें कंप्लीट करते थे। उनको था कि मुझे ज्ञान चाहिए, इतना ज्ञान चाहिए, भाई साहब बहुत महान आदमी थे। अब उसके बाद अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध को सनक थी कि उन्हें सत्य की खोज करनी है, और जो चाणक्य को सनक थी कि उन नंद वंश का नामो निशान ही मिटाना है। फिर उसके बाद भगत सिंह को थी कि देश के ऊपर मर मिटना है, और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को आजाद करवाने की सनक थी। तो इसी तरीके से कोई भी सनक हो, सनक का मतलब होता है कि उसका पागलपन होता है कि वो काम करना ही करना है। तो ऐसी सनक आप लोगों में भी पैदा होनी चाहिए, पढ़ने की, कोई भी स्पोर्ट्स की, किसी भी चीज की, बस एक पागलपन होना चाहिए उसको लेकर के, चाहे से अब आगे कुछ भी आ जाए बस वो ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आगे बात करें तो आता है कि लेखक और नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कैसे हुआ था, देखो अब आपको सिंपल से समझाता हूँ कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग में ही जो पहले पैराग्राफ है
उसी में ये लिखा हुआ था कि जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि एक नवाबी पोशाक पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो बैठे उसके सामने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी तरफ देखता नहीं है, नाक चढ़ा लेता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कोई हमें इग्नोर करता है, तो उसी तरीके से वो भी इग्नोर करने लग गया। फिर उसके अंदर वो खिड़की से देखने लग गया। तो फिर वैसे तो वो बोला कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हाव भाव देख करके लेखक को पता लग गया कि ये बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप एक बार इसको रीड आउट जरूर से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगले चैप्टर से, कि यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन किया गया है। यह विश्लेषण उनकी किन विशेषताओं को दर्शाता है, स उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया है, महापुरुष फादर कामिल बुल्के का। अब उसके बाद में अगर बात करें कामिल बुल्के के लिए विशेषण उनकी करुणा भरे हृदय की विशालता को दर्शाता है। लेखक ने लिखा है कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। वास्तव में यह इस साधु में अत्यधिक ममता अपनत्व हर परिजन के लिए उमड़ता रहता है, और वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को दुख से दूर रखते हैं और प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में भी दिल से जुड़े रहकर लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर उसका लेखक की पत्नी एवं पुत्र की मृत्यु पर भी फादर के मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द का प्रमाण है। फिर इसके बाद में अगर बात करें उनके अंदर मानवीय करुणा का अपार भावनाओं के मौजूद रहने के कारण उनके लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को सिंपल से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, और आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर बोला गया कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक रूप में उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे का सबसे पहला रीज़न ये है कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वो अपने जितने भी रिश्तेदार से उनसे कंटिन्यू मिलते थे, उनके साथ में उनका गहरा लगाव था, और जितने भी जैसे कि प्रोग्राम होते थे उन सभी में जाते थे। जितने भी जैसे कि अगर हम बात करें उत्सव में समारोह में भाग लेते थे, और तथा पुरोहित की तरह उन्हें आशीर्वाद देते थे, और दुख की स्थिति में वहाँ पर उन्हें सांत्वना भी देते थे, और यह यहाँ पर उनकी सहानुभूति भी प्रकट करते थे। तो इस तरीके से जब वो पूरे संसार से तो कटे हुए नहीं थे, लेकिन वो बाहर दिखावे के लिए तो क्या थे, दिखावे के लिए थे वो सन्यासी थे, पर वो मन से नहीं थे, क्योंकि वो मन से जुड़े हुए थे। और सन्यासी लोग क्या होते हैं, सन्यासी लोग को संसार से कोई मोह नहीं होता। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। अब वो इसलिए लगती है क्योंकि बुल के मानवीय गुणों से संपन्न विराट व्यक्तित्व को लिए हुए थे। फिर उसके बाद में उनका हृदय विशाल एवं सबके लिए कल्याण करने वाला था, और उनकी वात्सल्य एवं ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने परिजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते थे, वे भी उन्हें प्रेम की करुणा निरंतर वर्षा करते रहते थे। और उसके बाद में वे पुरोहित की भांति आशीर्वाद से लोगों को सरोबर कर देते थे, और यहाँ पर वे मानवीय करुणा के अवतार थे। वे उपस्थिति देवदार की छाया के समान विशाल एवं व्यापक थी। फिर इसके बाद में जो हमारे अगला आएगा वो आएगी हमारे पास में नई बुक, जो कि है हमारे पास में कृतिका। अभी जो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये वाला है कि जो मूसन तिवारी था, मूसन तिवारी के द्वारा जब उनकी शिकायत करी गई थी, तो उसके बाद में जो भोलानाथ था उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद में उसके पापा उसको किस तरीके से घर लाए, और इस घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता लगता है। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा। अब उसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले अगर बात करें तो मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद में जो टीचर थे उन्होंने 4 लड़कों को भेजा, 4 लड़के उसे लेकर के गए। देन फिर उसके बाद में मास्टर जी जो थे उन्होंने उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से खबर ली, जिससे उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। जब उसके पापा को ये बात पता लगी तो उसके पापा दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या करा कि उनकी हालत उसे देखी नहीं, कि उसे गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद में मास्टर जी जो थे उनसे कहा कि मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, उनसे अनुमति ली। फिर उसके बाद में घर लेकर गए उसे गोद में। तो ये तो हो गए पहले 2 क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद में इससे हमें क्या बच्चों की मनोवृत्ति का पता लगता है, इससे हमें बच्चों की मनोवृत्ति का पता लगता है कि बच्चों में चिढ़ाने एवं तंग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। वे परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, इच्छा पूरी करने लगते। संभवतः नटखट होना इसी को कहा जाता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि खेल के चक्कर में वे सारी बातें भूल जाते हैं। जब दोस्तों के साथ होते हैं तो वो कुछ भी
ध्यान नहीं रखते, कुछ भी करते हैं, मतलब जैसा मन आता है वैसा करते हैं। जब दोस्त साथ में होते हैं मतलब ऐसा लगता है कि अब तो हम ही राजा हैं, हम ही करेंगे जो करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि माता के आंचल के पाठ में लेखक को अपने माता पिता से बहुत लगाव था और माता पिता भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। आपके विचार लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए था? देखो सिंपल सी, सबसे पहले तो आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बहुत लगाव है, फिर उसके बाद में उनका बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आपको बताना है कि किस तरीके से ध्यान रखते थे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर माँ लेखक को दूध पिलाती थी, ठीक प्रकार का खाना खिलाती थी और उनके सिर पर तेल लगाती, चोटी बनाती थी, माथे पर काजल लगाती, काजल की बिंदी लगा करके नज़र से बचाने के उपक्रम करती थी। फिर उसके बाद में लेखक के पिता जो थे उनको कंधे पर बिठा करके घुमाते थे और फिर उसके बाद में लाड में उनके वो जो था अपने पापा की मूछें खींच लेता था और मुसीबत के समय वह माता के आंचल में शरण ले लेता। इस प्रकार से माता पिता दोनों लेखक को सुख पहुंचाने का प्रयास करते थे। तो इसी तरीके से जो आपके और मम्मी पापा है ना, हमेशा कोई भी हो चाहे से पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करो, सिर्फ दो लोग चाहते हैं, एक आपकी मम्मी और दूसरे आपके पापा। यही हमेशा चाहेंगे कि आप जो हैं वो इनसे बहुत आगे चले जाओ और दुनिया के नंबर 1 आदमी बनो आप, और आप इनके लिए हो और आप इनके लिए हीरो बनोगे और आपके लिए ही ये हीरो होने चाहिए, ठीक है। आपके हीरो आपके मम्मी पापा होने चाहिए और आप खुद हीरो होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा काम करो कि आपके मम्मी पापा को आप पर गर्व हो कि हाँ भैया ये मेरा बेटा है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को करना है क्योंकि बहुत ख्याल रखते हैं आपका, ठीक है। जो आपको डांट लगाते हैं वो आपके अच्छे भविष्य के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो उसको बुरा मत माना करो, उसको अच्छे से लेकर के करा करो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम बहुत कम है। अब इसके बाद में इसी तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा जोज पंचम की नाक। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मूर्तिकार ने नाग लगाने के लिए क्या क्या प्रयास करे। तो ये वाले प्रयास आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बात करें जोज पंचम की नाक पर मतलब कि पुनः लगाने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर रहे थे। सर्वप्रथम उसने जोज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास करा था। सबसे पहले ये किया क्योंकि उसे मिल नहीं पाया था, असफल रहा क्योंकि वो विदेशी पत्थर था। फिर उसके बाद में उसने क्या करा कि पूरे देश विदेश में शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का माप लिया। फिर उसके बाद में ताकि उसमें से किसी का मिल जाए और वो वहां पर लगा सके, लेकिन उसमें भी वो क्या रहा, वो उसका प्रयास सफल नहीं रहा। फिर उसके बाद में 1942 में उसने बच्चों की मूर्ति, शहीद बच्चे थे उनकी मूर्तियों का नाप लिया, लेकिन वो भी असफल रहा, वो भी बड़ी निकली। फिर उसके बाद में अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया और जोध पंचम को जिंदा नाक लगा दी। अब इसके बाद में अब आपको बताना है कि आप क्या करते। हमारी दृष्टि से मूर्तिकार के प्रयास उचित नहीं थे। वह कलाकार तो था परंतु सही मायने में वह पैसों का लालची था। वह सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग करना चाहता था। अंत में नाक काटकर लगा देने की राय दे करके वह कला के नाम पर सरकार को जमा कर शोषण करता था। और फिर इसके बाद में आप जमकर शोषण करते। यदि हम मूर्तिकार की जगह होते तो ऐसा कभी नहीं करते। भारत के महान नेताएं एवं बालक का सम्मान जोध पंचम की नाक से बढ़ करके नहीं है। फिर इसके बाद में अतः उनकी नाक ऊंची है, जोध पंचम उनके समक्ष नहीं ठहरते और जिंदा नाक का महत्व तो और भी ज़्यादा है। यदि मूर्तिकार की तरह जोध पंचम की नाक लगाने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं करते, ठीक है। और कोई भी हम करते ही नहीं, बिल्कुल भी हम करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। जोध पंचम की नाक टूट गई तो टूट गई, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमें, हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, ऐसा मत लिखना। आपको ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको मत लिखना, आप तो बस ऊपर ऊपर वाला लिख देना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एक बार सभी ध्यान से पढ़ लेना, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि आप एग्जाम में छोड़ोगे और डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोस मिले।